सो वेलकम टू द अनुभव टेस्ट 2। 12 सितंबर आज आपने टेस्ट दिया होगा एंड इसमें मैं हिस्ट्री का डिस्कशन लेने वाला हूँ, ठीक है। और डिस्कशन शुरू होने के पहले कुछ 2 या 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। डिस्कशन विल बी वेरी क्रिस्प, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू। सो आप किसी भी डिस्कशन पे उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे देखिए, कैसे भी देखिए, जितनी चीज़ें आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये नॉलेज लेना है, उतने ही टाइम के लिए उसको देखिए। ये मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्कशन मैं बहुत क्रिस्प रखूँगा क्योंकि मैं लेके चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चीज़ों को लेके, आपने ऑलरेडी चीज़ों के बारे में सुना हुआ है। इट्स जस्ट काइंड ऑफ रिवीजन, सो इट वुड बी वेरी फास्ट। आई विल टेक ओनली हाफ एन आवर, ठीक है। और जल्दी जल्दी इसको करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाँ इसमें ये चीज़ याद रखनी है, इसमें ये चीज़ याद रखनी है, ओके। बट इट वुड नॉट बी अ वेरी डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन, ओके। डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रिहेंसिव होगा अभी भी, लेकिन क्या होगा, क्रिस्प होगा। और मैं कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा, उसको आप देखते जाना, ठीक है। तो पहला देखो क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आर्किटेक्चरल प्लेसेस एंड द रीजन्स दे आर फाउंड इन। एंड जितने भी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से क्या है, करंट अफेयर्स में थे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। एंड ये यूपीएससी की भी टेंडेंसी है कि जो भी आपके आर्टिकल्स आते हैं या जो भी चीज़ें आपके न्यूज़ में आती हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछता है। सो अगर हम इसमें देखेंगे, सो फर्स्ट इज द चौखंडी स्तूपा। जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मैंने बताया भी उनको चौखंडी स्तूपा के बारे में कि ये कहाँ पर है आपका, डियर पार्क, ठीक है। और ये कहाँ पर है, सारनाथ में, यूपी। सारनाथ यूपी, जिसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, सारनाथ यूपी। तो ये करेक्ट हो गया ऑटोमेटिक जब यूपी हो गया। एंड ये दिस वाज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे आपको कौन मिले थे, जहाँ पे आपको पहली बार जो आपके 5 डेसिबल थे जो आपके बुद्ध के, वो आपको यहाँ पर मिले थे चौखंडी स्तूपा पे, ओके। फिर है आपका इडक्कल केव, ये भी आपका न्यूज़ में था, इडक्कल केव। एंड इडक्कल केव का जो रिलेशन है उसका बोला जाता है कि आईवीसी से भी इसका रिलेशन था, ठीक है। एंड इसकी जो सबसे, इसमें जो जनरली जो आपके कार्विंग्स आई हैं वो है आपकी 6000 BC की भी कार्विंग्स हैं, ठीक है। तो स्टोन एज हो गया एक तरीके से आपका। फिर आपका होगा रंगदूम मोनेस्ट्री, ये आपका कहाँ पर है, दिस इज इन लद्दाख, ओके, दिस इज इन लद्दाख। इडक्कल केव आपका केरला में ही है, ठीक है। आपका ये हो गया हिमाचल, ये आपका हो गया लद्दाख में रंगदूम मोनेस्ट्री। ये मैंने हम लोगों ने बहुत बार देखा भी है, देख कहाँ पर है आपका, सुरू वैली, ओके। सुरू वैली रिवर क्या है आपकी, सुरू रिवर। और ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की ऑब्वियसली, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 और 2, ओके। एक बार देख लो और इन्फॉर्मेशन जो आपको देखनी है। तो चौखंडी स्तूपा हो गया, क्यों पूछा था, डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द ASI। अबाउट में देखोगे 5 डेसिबल फर्स्ट इन सारनाथ, जहां पे बुद्धा मेट हिज 5 डेसिबल फर्स्ट इन द सारनाथ। जनरली मटेरियल आपको दिख के क्या दिख रहा है, अगर हम इसके डिटेलिंग में अगर हम जाएं अब कि हाँ अगर चौखंडी स्तूपा के बारे में ही डिटेल में पूछ लेता है, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया, 3-4 मॉन्यूमेंट को एक साथ क्लिक किया। अब ये क्या हो जाए, तो अनुभव के थ्रू हम, आप ये समझ लो कि वी विल बी डिस्कसिंग अराउंड 100 टॉपिक्स ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। जैसे ये 17 क्वेश्चन है, इसमें मिक्स करके मैचअप करके कुछ ना कुछ मिला के आपका देखोगे तो डिस्कशन में अराउंड 100 टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है, 3 अनुभव में। तो अनुभव दीजिए भी और ढंग से अटेम्प्ट करिए उसको। तो मटेरियल आपको क्या दिख रहा है, ब्रिक दिख रहा है। शेप इसका क्या है, यू कैन सी कि शेप क्या है, ऑक्टागोनल है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, गुप्ता पीरियड, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। टाइम पीरियड रिकंस्ट्रक्शन कब हुआ था, अल्टर्ड बाय द गोवर्धन सन ऑफ द राजा टोडरमल, ठीक है। और द स्तूपा जो है ऑक्टागोनल जो शेप है उसको दिया गया, वो कब दिया गया, बिल्डिंग ऑक्टागोनल टावर इन द कमेमोरेशन ऑफ हुमायूं मुगल रूलर विजिट, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये हो गया आपका क्या, चौखंडी स्तूपा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट जो आपका था वो था आपका इडक्कल केव्स। तो ये क्या है, ये है आपका अम्बुकुथी हिल्स इन केरला। तो आपको क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन अगर हम केवल लाइक वी आर डिस्कसिंग इन द आर्ट एंड कल्चर, सो दिस इज द आर्ट एंड कल्चर ओनली, दिस कैन बी कम इनटू द ज्योग्राफी पार्ट आल्सो, ओके। तो अम्बुकुथी हिल्स भी आपका इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कहां पर है, केरला में है। न्यूज क्या थी, अ ह्यूज क्रैक हैज डेवलप्ड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अम्बुकुथी हिल्स। और यहीं पर क्या है आपकी इडक्कल केव्स आर सिचुएटेड, ठीक है। तो ये इडक्कल केव के बारे में आ सकता है। इडक्कल का मतलब क्या होता है, अ स्टोन इन बिटवीन, ठीक है। डिस्कवर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो फ्रेड फॉसर, ये आपके डीएसपी थे उस टाइम पे, 1890 की बात है, तो 1890 में उन्होंने डिस्कवर किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है, दिस इज द ओनली नोन प्लेस इन द साउथ इंडिया, नॉट इंडिया, साउथ इंडिया विद द स्टोन इज कार्विंग, ओके। फेमस फॉर इट्स पिक्टोरियल पेंटिंग, दैट इज केव पेंटिंग। और जो आपको मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दैट इज आईवीसी से रिलेटेड है, वो तो मैंने बता ही दिया। द प्रोमिनेंट अमंग देम वाज अ मैन विद अ जार कप। तो अभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अ मैन विद अ जार कप, ये आपको कहां पर किस केव में है। तो क्या क्या ऑप्शन होंगे, अजंता डाल दिया, एलोरा कैन बी देयर, इडक्कल केव कैन बी देयर। तो आपको आंसर क्या लगाना है, इडक्कल केव। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट,
नेक्स्ट इज द रंगदूम मोनेस्ट्री, हमने पूरी डिस्कस कर दी है। गेलुगप्पा सेक्ट है या इसी को येलो हेड सेक्ट भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। सुरू वैली, सुरू रिवर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, नेशनल इंपॉर्टेंस आया था इस वजह से इसको भी हमने पूछा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं एक बार ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। विद रेफरेंस टू द उलगुलाओं रिबेलियन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो उलगुलाओं जो है उसी बोलते हैं बिरसा मुंडा रिबेलियन। अगर आपको इतना क्लियर है कि दिस वाज द बिरसा मुंडा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑटोमेटिक इनकरेक्ट, क्योंकि बिरसा मुंडा रिबेलियन उसको क्यों बोलते हैं उलगुलाओं को, बिकॉज दैट वाज लेड बाय द बिरसा मुंडा। सो ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। प्लस आपको एक जनरल स्टेटमेंट याद रखना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी ट्राइबल मूवमेंट होंगे, जितने भी रिबेलियन हुए होंगे ट्राइबल, वो सारे क्या होंगे, वायलेंट। द ऑल विल बी द वायलेंट मूवमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, तो नीदर वन नॉट टू मत लगा देना जल्दबाजी में। आंसर क्या होगा, सी। नॉट करेक्ट पूछा तो 1 इज नॉट करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। आंसर क्या हो गया, बोथ 1 एंड 2। आंसर इज सी। सिद्धू एंड कान्हू किससे रिलेटेड है, अगर इसमें आ जाए कि ठीक है ये जो ऑप्शन में दिखा है ये कौन है, फिर तो ये सिद्धू कान्हू किससे रिलेटेड है, संथाल रिबेलियन से रिलेटेड है, ठीक है। दे आर रिलेटेड टू द संथाल रिबेलियन। अब आपको जब ये हम उलगुलाओं रिबेलियन की बात करें तो इसमें आपको एक सिस्टम याद रखना है, दैट इज खुनकट्टी सिस्टम। ओके, खुनकट्टी सिस्टम, ठीक है, खुनकट्टी सिस्टम। ये खुनकट्टी सिस्टम आपको याद रखना है कि कभी यूपीएससी अलग से भी पूछ सकता है कि व्हाट इज खुनकट्टी सिस्टम। तो खुनकट्टी को आपको खून से याद रखना है, खून इज ब्लड। इसका मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जॉइंट लीनियज था, जो लैंड की थी वो लैंड जो थी वो कैसी थी, जॉइंट होल्डिंग, ठीक है। ये चीज आपको फैक्ट याद रखना। तो ये आपका हो गया आपका उलगुलाओं रिबेलियन, बिरसा मुंडा ने लेड किया था। आपके जो इवेंट्स थे, इवेंट्स नहीं इवेंट्स होगा, ठीक है, इवेंट्स एंड रीजन जो थे आपके ये सब हो गए। तो आपका क्या हुआ कि जॉइंट होल्डिंग थी, लेकिन जब बाहर से आपके डेट आपके जो मर्चेंट आए, परमानेंट रीसेटलमेंट एंड ये सब चीजें चल रही थी जो आपका बिजनेस कर रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो बाहर से लोग आए उनके पास जमींदारी सिस्टम आ गया। जमींदारी सिस्टम आ गया तो उनके पास जो आपके ट्राइबल थे वहां के, उनके में क्या आ गया, इंडेटनेस एंड बेत बेगारी। बेत बेगारी का मतलब क्या है, फोर्स लेबर। दिस कैन बी ऑल्सो एंड दिस कैन बी बेट बेगारी। बेगारी का मतलब बेगार से याद रखना, सो दैट इज फोर्स्ड लेबर। फिर बिरसा मुंडा ऑर्गेनाइज द मुंडा ट्राइबल अटैक द चर्चेज एंड पुलिस। अगर अटैक किया है तो ऑटोमेटिक दैट कैन नॉट बी द नॉन वायलेंट, ठीक है। फिर बिरसा डाइड इन द जेल व्हाइल अदर शॉट डेड। और इसके बाद इसी के बेस पे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया था, दैट इज सीटीए, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, एक तो ये जो बेत बेगारी सिस्टम था इसको हटा दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या किया उन्होंने, रिकॉग्नाइज द खुनकट्टी राइट्स। तो ये खुनकट्टी राइट्स इसको रिकॉग्नाइज किया, जैसा इवेंट में जो प्रॉब्लम थी उसी चीज को करने के लिए क्या करेंगे, ठीक करेंगे उसको, ठीक है। प्लस जब एक्ट आया तो इसमें ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल जो लैंड थी, ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल जो लैंड था उसको क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर करने से मना कर दिया, ठीक है। ये आपको हो गया क्लियर। और इसी तरीके के आया था संथाल परगना एक्ट। जो संथाल रिबेलियन होगा उसके बेसिस पे क्या आएगा, संथाल परगना एक्ट। तो वो भी सेम चीज था, उसमें भी सेम चीजें ही की गई थी और उस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है 2018 में। ओके, सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट। अगेन देखो नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टेंपल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ड बाय द एम्परर अशोका। अगर अशोक की बात है इसका मतलब कहां पे चले गए, मॉडर्न पीरियड में चले गए, ओके फाइन। और अशोक से अगर बिल्ड है तो अशोक किस रिलीजन को फॉलो करता था, बुद्धिज्म को। इसमें से कौन सा आंसर है जो बुद्धिज्म को है, आंसर क्या हो गया, ए, महाबोधि टेम्पल। टेम्पल की बात हो रही है क्योंकि जो मोनेस्ट्री है, ये मोनेस्ट्री कब है, 15-16 सेंचुरी की, तो ये अशोक से रिलेटेड नहीं हो सकती। दिस वाज द मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन। मतलब अगर आपको नॉलेज ना भी हो बहुत ज्यादा तब भी आप आंसर लगा सकते थे इसका, क्योंकि खजुराहो जो टेम्पल है वो किससे रिलेटेड है, वो जनरली किससे रिलेटेड है, हिंदुज्म पे कॉम्प्लेक्स है, तो हिंदुज्म भी है वहां पे और जैनिज्म भी है या तांत्रिसिज्म है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो महाबोधि ये किससे हो गया, बुद्धिज्म से। अशोक किसको फॉलो करता था, बुद्धिज्म को। बाकी सब इसकी क्या है, डिटेलिंग है। महाबोधि टेम्पल ये जो आपका टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये भी क्या था आपका, न्यूज में था, क्योंकि जो आइकॉनिक टूरिस्ट साइट जो आपने गवर्नमेंट ने जो इशू किया उसमें जो 17 जो साइट थी उनको जब किया था उसमें एक साइट ये भी थी आपकी महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, एक आपका खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी वहाँ पे था। तो ये सब भी क्या है आपके न्यूज में है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, जैसे खजुराहो के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता ही होती हैं कि एक तो चंदेला रूरल से रिलेटेड है, ठीक है, नागरा आर्ट का पार्ट है। सेकेंडली यहाँ पे क्या है आपका जो आपका रिलीजन है वो रिलीजन कौन कौन से, एक तो हिंदुज्म है, फिर जैनिज्म है और प्लस एक क्या है आपका तांत्रिसिज्म। तांत्रिसिज्म से रिलेटेड कौन सा है, 64 योगिनी टेम्पल, ये आपको याद रखना, 64 योगिनी टेम्पल। जैन से रिलेटेड भी आपके टेम्पल्स हैं यहाँ पे और हिंदू से रिलेटेड भी यहाँ पे क्या है आपके टेम्पल है। एक टेम्पल है यहाँ पे जो आपको किसको फेस करता है, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। वरना जनरली जो हिंदू के जितने भी टेम्पल्स होते हैं वो जनरली क्या फेस करते हैं, इधर ईस्ट और द
नॉर्थ ईस्ट, लेकिन ये किसको फेस करता है? वेस्ट, ठीक है। और इसका नाम क्या है? चतुर्भुज टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल। जनरली इसमें जो आपको इमेजेस मिली हैं खजुराहो में, तो खजुराहो में जितनी भी इमेजेस हैं वो क्या है? आउटर साइड में इरोटिक इमेजेस हैं, और ये इरोटिक इमेजेस आपको चतुर्भुजा टेम्पल में नहीं मिलती हैं, तो दिस इज द मेन फीचर। ओके, क्लियर है? ये हो गया। अब जब खजुराहो है तो खजुराहो में जो है तो जो मटेरियल यूज हुआ है वो क्या हुआ है? सैंड स्टोन। जो मटेरियल जहाँ पे मिलता था वही मटेरियल यूज हुआ है। सो दिस वाज ऑल फॉर द खजुराहो टेम्पल। विजय विठला टेम्पल में आपको चीज़ें याद रखनी है कि अगर रूलर की बात हम कर दें कि रूलर की बात कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि विजयनगर से रिलेटेड है। देवराया टू इन्होंने स्टार्ट किया था, फिर कृष्णदेव राय जो थे आपके, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। अब विजय विठला टेम्पल में आपको याद रखना है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज द श्री विजय। अगर ये हो जाए कि किसको डेडिकेटेड है, तो डेडिकेटेड किसको है? विष्णु को, शिव को नहीं है। किसको है? विष्णु को डेडिकेटेड है। वरना साउथ में जनरली जितने भी टेम्पल्स होते हैं जनरली किसको डेडिकेटेड होते हैं? शिव को, बट दिस इज डेडिकेटेड टू द विष्णु। इसके अलावा आपको याद रखना है ये किस में बना हुआ है? चैरियट, स्टोन चैरियट में, ठीक है, स्टोन चैरियट फॉर्म में बना हुआ है। एंड एक और इंपॉर्टेंट याद रखना है, 56 पिलर्स हैं यहाँ पे, पिलर्स, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सारे गामा पिलर्स ऑल्सो, सारे गामा पिलर्स। ओके, सारे गामा पिलर्स, ठीक है। तो ये सारे गामा पिलर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसे हम नोट करते हैं तो उसमें क्या म्यूजिक क्या आता है? सारे गामा का म्यूजिक आता है। सो दिस वाज द विजय विठला टेम्पल, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। उसको ये है कहाँ पर? हम्पी, ठीक है। एंड अगर हम्पी में हम देखेंगे तो हम्पी अगर आ जाएगी किस रिवर के है, तो रिवर क्या हो जाएगी? तुंगभद्रा, ठीक है, क्लियर है? तुंगभद्रा। देन द तवांग मोनेस्ट्री, इसके बारे में आपको फैक्ट याद रखना है, एक तो अरुणाचल प्रदेश में है ये, एंड दिस वाज द एशिया का जो है ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सा है? पटोला पैलेस। पटोला पैलेस कहाँ पर? आपका तिब्बत में। ओके, क्लियर है? लेकिन इंडिया में ये जब वैसे तो सेकंड, एशिया में तो नंबर 2 पे हो गया, बट इंडिया में ये क्या होगा? नंबर 1, तवांग मोनेस्ट्री नंबर 1, ठीक है, क्लियर है? तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इनके बारे में। आंसर इसका सिंपल सा है, क्या है? महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका आंसर महाबोधि हो गया। एंड बाकी जो 3 आपके ऑप्शन में थे इसके बारे में भी हमने डिटेल देख ली जितनी हमको जरूरत है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें हैं, मैंने बता दिया था इकोनॉमिक साइड में फतेहपुर सीकरी, अजंता, तो आगे भी आप ये सब चीज़ें याद रखना और इनके बारे में डिटेल में पढ़ लो, बिकॉज देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन द अनुभव ऑल्सो एंड इन द यूपीएससी ऑल्सो। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर डिटेलिंग वगैरह ये आप देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। डिटेलिंग था आपका जो खजुराहो, ये आपका बाकी हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द बाल गंगाधर तिलक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बाल गंगाधर तिलक ऑब्वियसली वी ऑल नो कि 1 अगस्त ऑफ 1920 इनको डेथ हुई थी, तो ऑटोमेटिक ये क्या है? अगस्त में क्या हो गई? इनकी डेथ एनिवर्सरी हो गई, 100 डेथ एनिवर्सरी। तो अब इसके बारे में कहना, ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। नो, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ बाल गांधी, ठीक है। ही फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग ऑफ द अमेरिका। नाउ यू कैन गेट कंफ्यूज कि हाँ दिस कैन बी द करेक्ट ऑप्शन, बट अगर आप जाओगे ऑप्शन में सो 2 अकेला कहीं पे नहीं है, सेकंड इज नॉट एलोन, ठीक है। सो अगर हो सकता है आई कैन से कि हाँ आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो कि ये हो सकता है क्योंकि इंडियन होम रूल हमें पता है 2 लोग थे, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। लेकिन ये किस इंडियन होम रूल लीग की बात कर रहा है? अमेरिका की बात कर रहा है। और यहाँ इंडिया में जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था होम रूल लीग का, वो किया था किसने? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने सितंबर में किया था, इन्होंने कब कर दिया था? अप्रैल में ही कर दिया था 1916, ठीक है। तो इन्होंने पहले किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इनकी वाली कहाँ पे थी? महाराष्ट्र में थी, मुंबई को छोड़ के, बाकी बेरार कर्नाटक ये वाले रीजन में। एंड उसके अलावा एक्सेप्ट ऑल इन एक्सेप्ट दीज प्लेसेस, बाकी आप जितना भी देखोगे तो वहां पर क्या था? आपकी एनी बेसेंट की थी, ठीक है। अब देखो होम रूल लीग ये क्या है? अमेरिका। तो ये किसकी है? ये है लाला लाजपत राय की, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, लाला लाजपत राय। एंड ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नो, ही वाज नेवर इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट। बाल गंगाधर तिलक के बारे में ये स्पेशल फैक्ट है कि ये कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपके प्रेसिडेंट नहीं रहे। एक बार बन रहा था कि 1907 में वो हो सकते थे, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि सूरत स्प्लिट हो गया था, इनकी जगह पे दूसरे उन्होंने कैंडिडेट आए थे और उस चक्कर में क्या हुआ था? पूरा मैसअप जो हुआ था कांग्रेस में क्या हो गया था? डिवीजन हो गया था, तो वहाँ पे ये बन नहीं पाए थे। एंड इसके बाद कभी मौका ऐसा लगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या पूछा है अगेन? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट। सो आंसर आएगा 1 या 3 हो सकता है, जो आपको क्लियर पता है, ठीक है। 1 and 3 ऑप्शन में है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो यस, यू हैव टू रिमेंबर द सेकंड फैक्ट ऑल्सो टू गेट द राइट आंसर, एंड दिस इज द 1, 2 and 3। सो ये आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए भी ये क्वेश्चन था, ठीक।
ठीक है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक में हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इतने फैक्ट्स हैं जो आपको बाल गंगाधर तिलक पे याद रहने चाहिए, जैसे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ठीक है, ये इन्होंने स्टैब्लिश किया था 1884 में विद कॉलेज बेसमेंट विष्णु शास्त्री चिपलुंकर एंड द जीजी आगरकर। देन द केसरी इनकी है, एंड जो आपकी मराठा लैंग्वेज में है, और जो एक मराठा इनकी जो आपकी मैगजीन थी वो किस में थी, वो इंग्लिश में थी। तो जब नाम इसका मराठा है लेकिन लैंग्वेज क्या है इसकी, डिफरेंट है, इंग्लिश। इस तरीके से याद रखो, सेकंड वाली ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगी। लेट द नो टैक्स कैंपेन इन 1896 एंड 97 अपोज द एज ऑफ कंसेंट बिल। ये किसकी वजह से आया था, महलबर, ठीक है, क्लियर है। ये किसकी वजह से आया था, एज ऑफ कंसेंट बिल, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है, और आपको याद रखना है। अब इसमें था क्या, क्यों अपोज किया था, वो रीजन भी याद रखना है। रीजन पूछ सकता है यूपीएससी की, रीजन क्या था, रीजन याद रखना। रीजन कभी भी ऐसा नहीं था कि वो गर्ल्स का डेवलपमेंट नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते, वो बस ये चाहते थे कि जो भी चेंजेस हों इंडियन सोसाइटी में वो कहाँ पे होना चाहिए, वो विद इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है, इंडिया की तरफ से आना चाहिए, ना कि ब्रिटिश की तरफ से। एंड दैट्स वाई देयर वॉज अपोज, ठीक है, क्लियर है। फिर देखो बुक्स, और इसमें था क्या, इसमें जो आपका मैरिज की एज थी, एक तरीके से आप ये मान लो, या फिर एक तरीके से मान लो अगर जो मेनली जो कॉज था, वो मेन कॉज क्या था कि जो आपका जो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है वो आपका क्या होना चाहिए, वो 12 के ऊपर ही हो, इस वजह से वो एज इंक्रीज की थी उसमें, एज ऑफ कंसेंट बिल, ठीक है। कंसेंट किस चीज़ का होगा, उसी चीज़ से रिलेटेड है मैरिज से, ठीक है। अब देखो बुक्स, द आर्कटिक होम्स इन वेदास, द ओरियन, द श्रीमद भगवद गीता रहस्य, ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी थी। ये कहाँ पे लिखी थी, मंडले जेल में जब थे, ओके। फिर द सर वेरिंटन शिरोल कॉल हिम द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, उनकी एक बुक थी इंडियन अनरेस्ट, और वहाँ पे इनको कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और इन्हीं के अगेंस्ट में इसी टाइम पे इन्होंने ये क्या किया था, इन्होंने केस करने के लिए कहाँ पर गए थे, आपका बाहर गए, ठीक है, फॉरेन में जब गए केस करने के लिए, तो जब केस करने के लिए गए थे, इसलिए यहाँ पे जो इंडियन होम रूल था जो इनका, वो क्या पड़ गया था, वीक पड़ गया था, जिसे बाद में कौन संभालेगा, महात्मा गांधी। एंड फिर लेटर उसका नाम क्या रख दिया जाएगा, स्वराज सभा, जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। 1896 में जो नाटू ब्रदर्स थे उनको भी इन्होंने जो चापेकर ब्रदर्स थे उन्हीं को नाटू ब्रदर्स भी कहते हैं, इनको इंस्पायर किया था, और उनकी वजह से उन्होंने क्या किया था, लेफ्टिनेंट अर्स एंड द रैंड, इनकी दो क्या क्या किया था, मर्डर किया था, ठीक है। इसकी वजह से सेडिशन चार्जेस भी लगे थे। फिर देखो लाला लाजपत राय के बारे में ही बात हुई, क्योंकि ये जनरली जो फैक्ट थे इसमें से जो लास्ट के जो 2 फैक्ट्स थे, लाइक आपका कोलकाता सेशन में कौन था, तो वो भी लाला लाजपत राय थे, और जो आपका इंडियन होम रूल लीग है ऑफ अमेरिका, वो भी 1917 में किसने स्टैब्लिश की थी, न्यूयॉर्क में, का लाला लाजपत राय। तो इनको भी याद रखना, लाला लाजपत राय आ फॉलोवर ऑफ द दयानंद सरस्वती, आर्य समाज को फॉलो करते थे। देन ही हेल्प द पंजाब नेशनल बैंक, 1885 राय स्टैब्लिश द दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर, ठीक है। और लाला लाजपत राय और एक जो दूसरा जो ग्रुप था, इसकी वजह से आर्य समाज में डिबेट हुआ था, आपका जो ब्रेकअप हुआ था, ब्रेकअप इन द सेंस कि 1893 में स्प्लिट हो गया था, ठीक है, ब्रेकअप नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, स्प्लिट, ठीक है। तो जो स्प्लिट हुआ, वो स्प्लिट की वजह क्या था, एक तो नॉन वेज एंड वेज का जो इशू था ये हो गया, सेकेंडली एजुकेशन को लेके कि एजुकेशन शुड बी इन इंग्लिश, और द आपका जो लोकल जो इंडियन लैंग्वेज है, या फिर जो आपको गीता है या जितने भी आपके स्क्रिप्चर है, इस पर फोकस करना चाहिए, या आपको मॉडर्न एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, इस पर लेकर डिबेट हुआ था। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, रिपीट भी कर सकता है, आर्य समाज में स्प्लिट, तो इसको भी याद रखना। ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द स्पेशल सेशन, कोलकाता वाले जिसके हम बात कर रहे थे। डाइड एट लाहौर, वो आपको पता है पूरा कि जो आपका साइमन कमीशन हुआ था उसके ऊपर रैली चल रही थी, एंड इसी की वजह से फिर भगत सिंह और इन लोगों ने सैंडर्स मर्डर जो हुआ था उसकी वजह से हुआ था, ठीक है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड्स द आर्य समाज, यंग इंडिया, ये सब चीज़ें। इसके अलावा बायोग्राफी ऑफ द मैजनी, गरबेल्डी, शिवाजी, एंड अगर आप देखोगे तो ये पे इस पर्टिकुलर इस फैक्ट पे ही रोड द बायोग्राफी ऑफ द मैजनी, गरीबाल्डी, शिवा एंड श्री कृष्णा, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है आपका 2018 में, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स मॉन्यूमेंट प्लेसेस नियर ऑन द बैंक्स ऑफ द चार मीनार, ये कहां पर है, मूसी रिवर पे ही है, और ये मूसी रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा, ठीक है। फिर देखो स्टैचू ऑफ द यूनिटी, माही नहीं है, यहां पे क्या होना चाहिए था, नर्मदा, ओके। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट, आंसर क्या हो गया आपका 1 और 3। गोतिपुलू है, ये भी आपका न्यूज में था, ये भी न्यूज में है, ये भी न्यूज में है, एंड ये क्या है, स्वर्णमुखी रिवर है। स्वर्णमुखी रिवर के बारे में 2-3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। एक तो ये इंडिपेंडेंट रिवर है, ठीक है, कहां पर है आपका, आंध्र प्रदेश में, ये आपको फैक्ट याद रखना है कि दिस इज ऑफ इंडिपेंडेंट रिवर, और ये कहां पे ओरिजिन होता है इसका, ईस्टर्न घाट में, ठीक है, ईस्टर्न घाट में इसका ओरिजिन है।
तो स्वर्णमुखी रिवर के बारे में याद रखना। स्वर्णमुखी रिवर 2015 से न्यूज़ में है, सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन द स्वर्णमुखी रिवर, इंडिपेंडेंट रिवर है, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका 1 और 3। एंड इसके अलावा जो बाकी की डिटेलिंग है प्लेसेस पे, तो कंटेक्स्ट आपको पता ही है कि न्यूज़ में है, बस इतना याद रखो। कंटेक्स्ट नहीं पूछेगा यूपीएससी की ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों न्यूज़ में थी, न्यूज़ में है चार मीनार, बस दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद आपको याद रखना है कि लोकेशन क्या है, ऑन द बैंक्स ऑफ द मूसी रिवर, बिल्ड बाय द सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह टू कमेमोरेट द एंड ऑफ द डेडली प्लेग मेनेंस इन द हैदराबाद। दिस यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, किसकी वजह क्या थी बनाने की, ठीक है। द मॉन्यूमेंट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अलॉन्ग विद द फ्यू पर्शियन एलिमेंट्स, दैट्स इज फाइन। कुतुब शाही डायनेस्टी के बारे में आपको याद रखना है, फिर फाउंडर कुली कुतुब शाह, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी हो गए। गोलकोंडा बिकेम वन ऑफ द लीडिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड फॉर द डायमंड्स, पर्ल, स्टील आर्म्स एंड द प्रिंटेड फैब्रिक। कुतुब शाह डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन 1518 एंड मूव्ड हिज कैपिटल टू गोलकोंडा, और गोलकोंडा फोर्ट भी इसकी वजह से क्या आ गया आपका न्यूज में आ गया, सो दैट ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। सुल्तान बिलोंग टू द शिया सेक्ट ऑफ द इस्लाम। इतनी चीजें जो आपको याद रखनी है। सेकंड में देखोगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड द मुंबई सो हाउस, ये दो चीजें न्यूज में थी, किसकी वजह से न्यूज में थी, फीचर्ड बाय द टाइम मैगजीन। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, मुंबई सोहो हाउस भी पूछ सकता है, सोहो हाउस पूछेगा केवल, मुंबई नहीं लिखेगा वहां पे, ठीक है। मुंबई लिख देगा तो आंसर ही हो गया, तो ऑटोमेटिक आपसे क्या पूछेगा, सोहो हाउस कहां पर है लोकेशन, या फिर 3-4 के साथ में आपको क्या कर देगा, पेयर अप कर देगा उसको, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आपको याद रखना कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू है, कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर आइलैंड साधु बेट, और ये कहां पर है, नर्मदा की जो डाउन स्ट्रीम है वहां पर है, ठीक है। तो माही नहीं है उसका आंसर। डेजिग्नेटेड इंडियन स्कल्पचर रामवी सूतर ने बनाया है। इसके अलावा इनके जो मेजर जो स्कल्पचर है रामवी सूतर के वो क्या है, चंबल मॉन्यूमेंट्स, बस्ट ऑफ द महात्मा गांधी 21 फीट हाई, इक्विटेशन स्टैचू ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह। अब जब आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी देख लिया है तो आपको ये भी एक भी याद रखना है, स्टैचू ऑफ अहिंसा किससे रिलेटेड है, तो स्टैचू ऑफ अहिंसा कहां पर है, मांगी तुंगी हिल्स में है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मांगी तुंगी हिल्स में स्टैचू ऑफ अहिंसा, उसको भी याद रखना है। और वो स्टैचू ऑफ अहिंसा है मांगी तुंगी हिल्स में, किससे रिलेटेड है, जैन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट इज अ 2000 ईयर ओल्ड ट्रेड सेंटर अनअर्थड इन द गोतीपुरलू आंध्र प्रदेश, एंड दैट्स व्हाई वी हैव आस्क्ड द गोतीपुरलू। और ये कहां पर है आपका, स्वर्णमुखी रिवर, स्वर्णमुखी रिवर के बारे में हम चीजें पढ़ चुके हैं। की फाइंडिंग अगर यहाँ पे देखोगे तो द साइज ऑफ द ब्रिक कैन बी कंपेयर टू दोज ऑफ द सातवाहना एंड द इक्ष्वाकु पीरियड। वैसे भी कृष्णा वैली लिखा हुआ है, इसीलिए आपको चीजें को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये याद रखना है कि जो ये आपका सातवाहना इक्ष्वाकु पीरियड है, जनरली आंध्र प्रदेश में जितना भी डेवलपमेंट होगा वो कब है, आपका सातवाहना एंड इक्ष्वाकु का है मोस्टली। कुछ चीज़ें आपको जनरल चीज़ों के लिए भी याद रखनी ताकि आप स्टेटमेंट को हटा पाओ या डिलीट कर पाओ उसको, ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। ये सब फिर आप देख लो, द एक्सकेवेशन ऑफ द 2 मीटर टाल स्कल्पचर ऑफ द विष्णु बिलोंगिंग टू द पल्लवा पीरियड, अ सीरीज ऑफ द ब्रोकन, ये सब चीज़ें वहाँ पर मिली हैं अभी एक्सकेवेशन में। मेनली क्या था, गोतीपुरलू, ये क्या है आपका मेजर ट्रेड सेंटर, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म मुछांगम कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन लॉजिकल, अगर आपको ना भी पता हो देन आल्सो यू कैन गेस। कैसे गेस कर सकते हैं, द चोला इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द लोका सेलग्रामर, नहीं मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअल में आंसर यही है कि क्या है, बट क्या मैं इसके ब्रेक कर सकता हूं, ये क्या किसकी बात कर रहा है, मुछंगम, तो इसका मतलब इस वर्ड का कुछ मतलब होगा, मुछंगम का इसका कुछ मतलब होगा, बट अंगम में क्या होगा, संगम से, आपको याद रखना है इसको, अंगम आया होगा वो किसी चीज से आया होगा, संगम से, और इसलिए उसको बोला होगा। तो अगर उसके हिसाब से देखोगे आप तो केवल लास्ट ही स्टेटमेंट ऐसा है जो आपको संगम की तरफ क्या करता है, पॉइंट आउट करता है कि तमिल पोएट्स असेंबली कंडक्टेड इन द एंशिएंट साउथ इंडियन, और इसे हम क्या बोलते हैं, संगम, ठीक है, संगम एज बोलते हैं या फिर इसी को बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट संगम, सेकेंड संगम एंड द थर्ड संगम, जो आपको एक्सप्लेनेशन वाला जो आपका पार्ट है उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें इन तीनों को जब मिला देंगे थर्ड तीनों संगम को तो इसको क्या बोलते हैं, मुछंगम, ठीक है। फिर सातवाहन अगर संगम सिविलाइजेशन देखेंगे तो कंटेक्स्ट आपको पता चलेगा कि ये भी क्या है, आपको न्यूज में है। हाइलाइट्स ऑफ द फाइंडिंग याद रखना कि तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओरिजिनेटेड इन द 6th सेंचुरी BC, ये सब चीजें यहाँ पर मिली हैं। जो आप ये केलाजी की झादी जो आपका प्लेस है वहां पर मिली, तो ये साइट भी आपसे पूछ सकता है कि ये साइट कहाँ पर है, इसको आपको याद रखना है। अबाउट द संगम एज याद रखना है कि ये आपका संगम हो गया 3 संगम इन द एंशिएंट तमिलनाडु। पैट्रोनेज किसका है यहाँ पे, पांड्या का है। फर्स्ट संगम मदुरई में हुआ था, सेकंड संगम का कहाँ हुआ था, कपादपुरम में हुआ था, बट जितना भी लिटरेरी वर्क इसका है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। केवल क्या बचा है, तोलाकपियम, एंड तोलाकपियम है वो क्या है आपका, वो तोलक पियार ने लिखा है, एंड दिस इज द तमिल लिटरेचर,
ठीक है। जनरली ये किससे, ग्रामर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज भी डिस्कस हुए हैं। थर्ड संगम जो है वो मदुरई का है, वॉज फाउंडेड बाई द मुथाथ्रुमन, हाउएवर हिस्टोरियन बिलीव दैट फर्स्ट टू संगम्स आर इमेजिनरी। ओके, तो कुछ हिस्टोरियन जो है वो बिलीव ऐसा रखते हैं कि ये जो फर्स्ट टू है ये क्या थे, ये इमेजिनरी हैं। इसके अलावा संगम लिटरेचर में आपको याद रखना कि ये जो इंपॉर्टेंट है ये संगम लिटरेचर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द जौनपुर स्कूल आर्किटेक्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो जौनपुर एरिया वाला है ये भी आपका न्यूज में था, एंड इसमें आपको तीन इंपॉर्टेंट फीचर याद रखने हैं जौनपुर में, कि जौनपुर जो है वो प्रोविंशियल आर्ट की तरह डेवलप हुआ था। जो मुगल आर्किटेक्चर या इस्लामिक आर्किटेक्चर जो डेवलप हो रहा था उसमें जो प्रोविंशियल आर्ट वाला फॉर्म था वो आपका जौनपुर में डेवलप हो रहा था। तो यहाँ पे जो रूलर थे वो रूलर थे शर्की रूलर्स, जिनके पैट्रोनेज में ये डेवलप हो रहा था। तो शर्की रूलर होगा, तो इस वजह से दिस इज ऑल्सो नोन एज द शर्की आर्किटेक्चर। तो इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाई द शर्की रूलर, दिस इज करेक्ट। इसका जो मेन फीचर था ये इस्लामिक जो आपका ये आपका जो मुगल आर्किटेक्चर था, या फिर इसको अगर हम बोलेंगे इस्लामिक आर्किटेक्चर, उससे कैसे डिफरेंट था कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का वन ऑफ द मेन फीचर है मीनार्स, एंड यहाँ पे मीनार्स जनरली नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर बोल्ड एंड द फोर्सफुल कैरेक्टर वर पेंटेड ऑन द ह्यूज स्क्रीन इन द सेंटर एंड द साइड बेस ऑफ द प्रेयर हॉल। आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 3, ठीक है। आंसर क्या हुआ, 1, 2 एंड 3। तो ये जौनपुर हो गया इस तरीके का। दिस इज द अटाला मॉस्क, एंड अटाला मॉस्क इज वन ऑफ द मेजर एग्जांपल फॉर द दिस पर्टिकुलर, अवॉइडेड द यूज ऑफ द मीनार एज द, ठीक है। और इसी तरीके का चीजें कहां पर फॉलो होती थी, पठान जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वहां पे भी कोई मीनार नहीं थी, लेकिन पठान में और भी डिफरेंट फीचर्स थे, जैसे वहां पे यूरोपियन स्टाइल की तरीके से लार्ज विंडो ये सब चीजें यूज हुई थी। यहाँ पे लार्ज विंडो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम दिखाई देता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर देखो नेक्स्ट, which of the following temples is known in the inscription as Dakshina Meru, and the answer is simple, is the Brihadeshwar temple in Thanjavur, and Brihadeshwar temple was in news। क्यों न्यूज में है ये, एक तो देखो ये न्यूज में वैसे भी था, आप अगर देखोगे ना इसको कि 2000, चलो इसको अभी इस तरीके से देखो कि अभी ये न्यूज में आया था सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से, ठीक है। वहां का जो कोर्ट है, सॉरी जो कोर्ट है वहां का, उसकी रूलिंग की वजह से आया था, और उसमें क्या था, लैंग्वेज डिबेट था, ठीक है। लैंग्वेज डिबेट था कि यहाँ पे जो भी प्रेयर्स होंगी या जितना भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो आपका संस्कृत में होंगी या तमिल में होंगी। तो फाइनली जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया वो गवर्नमेंट डिसीजन लिया कि दोनों में होनी चाहिए, एंड कोर्ट ने भी यही कहा कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए, बोथ लैंग्वेज शुड बी फॉलोड, और इस वजह से ये किस में आ गया, न्यूज़ में आ गया आपका बृहदेश्वर टेम्पल इन द थंजावुर। और ये जो बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर है ये एक्चुअल में किसका पार्ट है, अगर आप देखोगे तो एक तो इसका मटेरियल याद रखना है आपको, हमेशा मटेरियल याद रखना है। मटेरियल क्या है इसमें यूज हुआ है, ग्रेनाइट, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है, लिविंग चोला टेम्पल्स। और अदर टू जो लिविंग चोला, 3 टेम्पल है लिविंग चोला टेम्पल में, एक तो ये थंजावुर वाला हो गया, एक हो गया आपका गंगाई कोंड चोलपुरम, गंगाई कोंड चोलपुरम, ठीक है, ये भी आपका यहीं पे होगा, गंगाई कोंड चोलपुरम हो गया। एंड देन आपका जो नेक्स्ट वाला है वो है आपका ऐरातेश्वर टेम्पल, ऐरातेश्वर टेम्पल, ये आपका कहाँ पर है, दारासुरम में, ठीक है। तो ये आपका तीनों मिला के क्या बोलते हैं, तो ऐरातेश्वर टेम्पल इन थंजावुर तो वैसे भी नहीं है, वो कहाँ पर है, दारासुरम में। विरूपाक्ष टेम्पल ये इसमें नहीं है, दक्षिणा मेरू, इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिणा मेरू क्या है, साउथ, मेरू क्या है, माउंटेन, तो साउथ का माउंटेन इस तरीके से उसको बोला जाता है। और इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो क्या है, पूरी तरीके से द्रविडियन आर्किटेक्चर है, ठीक है, क्लियर है, क्या है, द्रविडियन आर्किटेक्चर। हम्पी में जितना भी है जनरली विजयनगर स्टाइल उसे बोलते हैं, और कई जगहों पे जैसे बृहदेश्वर टेम्पल वगैरह ये सब क्या है, ये आपका चोला का टाइम का है, एंड दिस इज द पीक ऑफ द द्रविडियन आर्ट सिस्टम, ठीक है। तो आपका अगर देखोगे ये न्यूज में क्यों था, कुमार, ठीक है, कुंभ अभिषेकम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कुंभ अभिषेकम, जो आपका क्या होना चाहिए, 12 ईयर्स में होना चाहिए, ऐसे जो आपके प्रीस्ट वगैरह हैं वो मानते हैं। एंड इसी को लेके रूल वो तो डिस्प्यूट था कि डिस्प्यूट ओवर द लैंग्वेज, विच लैंग्वेज शुड बी यूज इन द श्लोका इन द कुंभाभिषेकम, और उसमें क्या हो गया, या तो आप तमिल के लेके और संस्कृत को लेकर डिबेट था। फाइनली डिसीजन क्या है, बोथ लैंग्वेज शुड बी फॉलोड। तो फर्स्ट ऑल ग्रेनाइट टेम्पल इन द वर्ल्ड बिल्ड बाय द एम्परर राजराजा चोला वन, ओनली 5 कुंभाभिषेकम सो फार, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज में था, तो आ सकता है इसके बारे में, तो इसके बारे में भी आपको बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में भी डिटेलिंग पता होनी चाहिए। ही दिस इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिणा मेरू, इसका जो एक्चुअली विमान है उसे बोलते हैं दक्षिणा मेरू, बट ओवरऑल टेम्पल को भी क्या बोल सकते हैं, दक्षिणा मेरू। अ पार्ट ऑफ द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल along with the dynasty era of the Gangai Konda Cholpuram temple and the Airatheshwar temple, we have already discussed this.
एंड द विजयनगर रूलर एंड द मराठास टू, ठीक है। यहाँ पे जो आपका पांड्य मराठा, देयर आर सेवरल श्राइन्स एडेड टू द टेम्पल बाय मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग रूलर सच एज द पांड्या, विजयनगर एंड द मराठास टू, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से दिखता है, ये आपका विमाना हो गया, बाकी चीजें तो वही विमाना की वजह से उसे क्या बोलते हैं, दक्षिणा मेरू। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर द मेंबर्स ऑफ द डिफेंस कमेटी। अब जब ये 1940 की बात हो रही है तो 1945 में डिफेंस किसके लिए किया होगा, अगर आपके लॉजिक से भी सोचो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि डिफेंस कमेटी किसके लिए होगा, उस समय पे ट्रायल कौन से चल रहे थे, केवल आईएनए, इंडियन कौन सी, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसके लिए ट्रायल चल रहे थे। तो इंडियन नेशनल आर्मी के आईएनए जिसे हम बोलते हैं उसके डिफेंस में होगा। आंसर इसका क्या है, ऑल, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 3। 1945 है तो दिस इज ऑलमोस्ट 75 ईयर्स, तो 75 ईयर्स है तो यूपीएससी कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आईएनए ट्रायल्स या फिर इसी को बोलते हैं रेड फोर्ट ट्रायल्स। आईएनए ब्रेन चाइल्ड कभी पूछा जाए तो किसका है, ज्ञानी प्रीतम सिंह जो गदर से रिलेटेड थे, एंड द मेजर फुजीवारा, ठीक है। आईएनए लेड बाय द कैप्टन मोहन सिंह, बाद में आएंगे आपको सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, लीड करने के लिए, लेकिन शुरुआत में कौन लीड कर रहा है, कैप्टन मोहन सिंह। ट्रायल्स इन द सपोर्ट ऑफ द शहनवाज खान, प्रेम सहगल एंड द गुरबख्श धिल्लन। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिख भी हैं, ठीक है, यहाँ पे हिंदू भी हैं और यहाँ पे क्या है, मुस्लिम भी है। तो इस वजह से ये एक ऑल इंडिया यूनिटी टाइप का भी बन गया था, ठीक है। डिफेंस कमेटी में कौन कौन था, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू जो इंपॉर्टेंट नेम है। इसके अलावा आरबी बद्रीदास, जस्टिस आचरू राम एंड द आसफ अली, ठीक है। अब आईएनए ट्रायल्स आपको लॉयर याद रखने हैं, भूलाभाई देसाई, कैलाशनाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू एंड द जवाहरलाल नेहरू, एंड दिस वाज लेड बाय द भूलाभाई देसाई। ये वही देसाई है जिनके ऊपर क्या आया था, देसाई लियाकत फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। और उसको भी देख लेना क्योंकि उसको भी ऑलमोस्ट कितना हो गया, 75 ईयर्स हो गया है, ठीक है। रिजल्ट क्या है, 3 आईएनए मेंबर्स वर फाउंड। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं, जो आप जितने भी मेंबर्स थे ऐसा नहीं था कि उनको छोड़ दिया था या फिर ये लोग केस जीत गए थे, ये भी कमेंट आपको स्टेटमेंट याद रखना कि इन्होंने डिफेंस किया बट डिफेंस में ये क्या हार गए, दे डिफीटेड, ओके। अब दे गॉट डिफीट और उसके बाद क्या हो गया, 3 आईएनए ट्रेमर वर फाउंड गिल्टी फॉर द वेजिंग अ वॉर, दे वर हाउएवर नॉट गिवन द डेथ सेंटेंस बट डिसमिस फ्रॉम द सर्विस। अब क्यों नहीं किया, क्योंकि 1945 की बात हो रही है, इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात चल रही है, इंडिया में पूरी तरीके से क्या है, एक तरीके से एक एनर्जी है और उस एनर्जी को करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, ठीक है गिल्टी तो है लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट इज द विद रेफरेंस टू द नेवल स्ट्राइक कमेटी। इसके बाद जो हुआ वो हुआ रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी और उसके ऊपर जो कमेटी बनी थी दैट वाज द नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी। तो म्यूटनी क्यों हुई थी, रेटिंग की वजह से कि जितने भी आपके जो इंडियन जो आपके नेवी जो ऑफिसर थे उनको एक्चुअल में वो वैल्यू नहीं मिल रही थी जो आपको यूरोपियंस या बाकी लोगों को मिल रही थी। तो इस बेसिस पे क्या हुआ, वहां पे एक म्यूटनी हुई और उसके ऊपर एक स्ट्राइक कमेटी बनी। उस स्ट्राइक कमेटी की कुछ डिमांड थी जिसमें से एक डिमांड थी विड्रॉल ऑफ द इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम द इंडोनेशिया। एंड कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया था, इनको कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया था इसको, द नेवल स्ट्राइक वॉज अपोज बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नो इट वॉज सपोर्टेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इट वॉज नॉट अपोज बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आंसर क्या हो गया आपका, 1 ओनली, ठीक है। आंसर क्या हुआ आपका, 1 ओनली, ठीक है। तो इशू क्या था, हार्डशिप रिगार्डिंग द पे, फूड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉर द रेटिंग्स, नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी अंडर द एमएस खान एंड द प्रेसिडेंट कौन थे, मदन सिंह। डिमांड क्या थी, द रिलीज ऑफ द आईएनए, विड्रॉल ऑफ द इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम द इंडोनेशिया। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द इंडियन ऑफिसर ओनली एज अ सुपीरियर्स, स्ट्राइक्स एंड द हड़ताल्स स्प्रेड फ्रॉम बॉम्बे टू कैलकाटा, मद्रास एंड द कराची, एंड सब जगह सपोर्ट किया था। इन लोगों ने 3 फ्लैग हॉइस्ट किए थे जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी जो मेजर पार्टी थी उस टाइम के, उनके सबके फ्लैग हॉइस्ट किए थे और इन्हें सपोर्ट भी मिला था। इंटरवेंशन ऑफ द सरदार पटेल एंड म्यूटनी एंडेड, ब्रिटिशर्स गॉट अ इंप्रेशन टू लीव द कंट्री। उनको जब पता चल गया कि एक बार आईएनए हो चुका है, नाउ अब रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हो गया है। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो मेनली जो आपको इंडिया में जो एक तरीके से उनकी जो जितनी भी पावर थी वो किसकी वजह से थी, उनकी आर्मी की वजह से, ठीक है, आर्मी की वजह से थी, जो आपकी आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी उसकी वजह से। लेकिन अगर वहां पर ही म्यूटनी होना स्टार्ट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक दे हैव टू लीव द कंट्री, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 36, ही एस्टैब्लिश्ड द पूना सार्वजनिक सभा इन 1870 एंड 1870 की वजह से पूना सार्वजनिक सभा इज इन न्यूज क्योंकि इसको कितना हो गया 150 ईयर्स। He has written some of the books like The Rise of the Maratha Power, Essays in India Economics. He was one of the key members of the Prathna Samaj. He regularly voiced views on the social and the economic reforms at the annual session of the Indian National Social Conference, which he founded in 1887.
ठीक है। तो अब एक तो आपको याद रखना है कि ये कोई ऐसा ही हो सकता है जो एक्चुअल में किससे रिलेटेड हो, महाराष्ट्र साइड से, लेकिन हो सकता है यूपीएससी में जो थोड़े से एग्जाम आपको ऑप्शन आए वो थोड़े से सिंपल आएंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ साउथ के नाम दे देगा, कुछ बाकी नाम दे देगा, तो आप एरिया के हिसाब से भी उसको कलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इसका आंसर क्या है, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। और इसमें अब जो डिटेलिंग आपको एमजी रानाडे के बारे में जो भी डिटेलिंग आपको याद रखनी है वो एक्चुअल में क्या हो गया आपका, वो यहाँ पर ऑप्शन में ऑलरेडी दी हुई है। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज इस चीज़ के बारे में, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसके बारे में भी यूपीएससी क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है 1887 में, ठीक है। 1887 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके बारे में अगर आप देखोगे आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए, लीडर कौन है, एमजी रानाडे, रघुनाथ राव। एम क्या है, एज अ सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि सोशल रिफॉर्म सेल है किसकी, आईएनसी की है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस्टेब्लिश्ड इन 1885। मीटिंग क्या है, एनुअली एज अ सब्सिडरी कन्वेंशन ऑफ द आईएनसी एट द सेम वेन्यू। एडवोकेट क्या क्या किया था, इंटरकास्ट मैरिजेस, अपोज कोलिनिज्म एंड द पॉलीगेमी। इसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, दैट इज द प्लेज मूवमेंट, दैट इज प्लेज मूवमेंट, ठीक है। तो प्लेज मूवमेंट एट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, तो कभी आ जाए कि प्लेज मूवमेंट किससे रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और विडो रीमैरिज हो गया, डॉटर बिफोर अ सर्टेन एज, ठीक है, नॉट मैरिंग देयर डॉटर बिफोर, ये सब चीजें जो कॉमन जो आपको सोशल रिफॉर्म की चीजें होती हैं वो सब इसमें थी, ठीक है, क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 45, कंसीडर द फॉलोइंग पेज, स्वदेशी मूवमेंट सेंटर्स एंड द लीडर्स। अगेन दिस पर्टिकुलर न्यूज इज न्यूज, क्योंकि बंगाल में जो आपके गवर्नर हैं उन्होंने आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बात की थी, एंड इसकी वजह से ये आपको न्यूज में आ गया। हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद में क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट को लेके दो तरीके के लीडर्स थे, ठीक है। एक आपके हो गए मॉडरेट्स और एक हो गए आपके एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट्स जो थे वो कहाँ पे चाहते थे कि केवल ये कहाँ पर रहे, बंगाल में रहे। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि ये बंगाल के बाहर इंडिया में भी जाए। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पे होना चाहिए, स्वराज की बात होनी चाहिए। इसी को सबको लेके फाइनली क्या होगा, सूरत में स्प्लिट होगा, ठीक है, सूरत में आपका स्प्लिट हो जाएगा। और हमें ऐसा लगता है कई बार पढ़ते वक्त कि इसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट जैसे आपका कहाँ पर डेडिकेटेड था, कहाँ पर सिचुएटेड था, केवल बंगाल में, लेकिन इसके अलावा पुणे में उसे कौन लीड कर रहा था, मुंबई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में कौन लीड कर रहा था, अजीत सिंह। पंजाब और यूपी अगर आप देखोगे अजीत सिंह और आपका लाला लाजपत राय। दिल्ली में देखोगे तो सैयद हैदर रजा, एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी में देखोगे चिदम्बरम पिल्लई। ऑल आर करेक्ट, 1 2 3। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये केवल आपके स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए पूछा गया, क्योंकि बाकी स्वदेशी मूवमेंट से जो भी इन्फॉर्मेशन है कि आपका 1905 में एक सेशन हुआ था बनारस में, देन फिर आपका कलकत्ता में सेशन होता है, वहाँ पे दादा भाई नेहरूजी होते हैं, वहाँ पे स्वराज और बाकी चीज़ें जो भी हैं जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन कई बार पूछा है। या फिर बाद में सूरत स्प्लिट होता है, या फिर 1911 में स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल और पार्टीशन है उसे क्या कर दिया जाता है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें यूपीएससी पूछ चुका है। हो सकता है कि यूपीएससी अब एक स्टेप आगे जाए, तो उसके लिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ें, कंटेक्स्ट क्या था, वेस्ट बंगाल गवर्नर ड्यू द वाइड स्प्रेड कंडेमेशन ओवर हिज ट्वीट रेफरिंग टू द टेबल अपेरेंटली यूज्ड बाय द लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन में यूपीएससी, लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन ने जितने भी वर्क किए हैं 1899 टू लेकर 1905, चाहे वो फेमाइन कमीशन हो, चाहे वो एंड्री फ्यूजन वाला पुलिस कमीशन हो, ठीक है, वो मैकडोनल जो एंथनी कमीशन है वो हो, कोई भी कमीशन हो, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। या फिर वो आपका रेलिक कमीशन हो जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसकी वजह से क्या आएगा, यूनिवर्सिटी एक्ट। तो लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मुंबई और पुणे में कौन है, तिलक है। पंजाब एंड यूपी में कौन है, अजीत सिंह एंड द लाला लाजपत राय। दिल्ली में कौन है आपका, सैयद हैदर रजा। मद्रास प्रेसिडेंसी में अगर आप देखोगे तो चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो, विद रेफरेंस टू द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया लोथियन कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू। तो लोथियन कमेटी जो है ये आपके लॉर्ड लोथियन, इसी को बोलते हैं इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी। फ्रेंचाइज कमेटी है। इसके पहले जो आपके इंडियन नेशनलिस्ट थे, मेनली जो आपके महात्मा गांधी है, उनकी डिमांड थी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज होना चाहिए, क्योंकि वही चीज हमने कहां पे देखी थी, नेहरू रिपोर्ट में भी, ठीक है। वहां पे हमने क्या की थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 की, उसमें भी बात की थी। तो जब ये फ्रेंचाइज सिस्टम बना, जब कमेटी बनी जिसको लीड कर रहे थे लॉर्ड लोथियन, तो उसी वजह से इसको बोलते हैं लोथियन कमेटी। और इसी के बेसिस पे एक इसने जो हुआ, इसने एक तो यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज जो बात थी उसको कैंसिल कर दिया। उसने कहा कि अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया में इलिटरेसी है, तो दिस कैन नॉट बी
अ गुड आइडिया, तो ये कैंसिल कर दिया। सेकेंडली इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी में जो इसमें डिसीजन हुआ था वो ये हुआ था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए देयर शुड बी सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन ऑल्सो एंड द अनटचेबल एंड ऑल दोस थिंग, एंड इसी के बेसिस पे आपका क्या आया था, कम्युनल अवार्ड, जो आपका रामजे मैकडॉनल्ड का कम्युनल अवार्ड आया था वो इसी कमेटी के बेसिस पे आया था। सो आंसर इज ए, ठीक है। और इतनी डिटेलिंग आपको याद रखनी है किसके बारे में, लॉर्ड लॉथन कमेटी के बारे में। यूपीएससी कमिटीज के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछता है तो दे कैन गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कोइंसाइडेड विद द पीरियड ऑफ द ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। पीरियड अगर आप इसका देखोगे तो 1789 के बाद स्टार्ट होता है। इसमें से ये आपका जो पिट्स इंडिया एक्ट है दैट इज 1784, तो आप सेकंड को रिमूव कर दो सीधा, ठीक है। सेकंड को अगर आपने रिमूव किया तो नाउ यू आर लेफ्ट विद द टू पर्टिकुलर ऑप्शन 1 and 4 एंड 1, 3 and 4। एटलीस्ट यू नो कि हाँ 1 इज करेक्ट एंड द 4 इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, ये भी क्या है, ये आपका पहले का है, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो गया आपका 1 and 4। आंसर क्या हो गया आपका 1 and 4। क्लियर है। तो परमानेंट सेटलमेंट देखोगे 1793 का है, हमें पता है कि फिक्स परमानेंट और इसके बारे में बात हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था, इसी को जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। पिट्स इंडिया 1784 लॉर्ड कॉर्नवालिस की वजह से ही आया था। इसमें पहली बार क्या हुआ था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसके जो मेंबर्स थे वो क्या कहते हैं, डिक्रीज कर दिए थे। फर्स्ट न्यूज़पेपर कब है आपका 1780 का है, बंगाल गजेट बाय द जेम्स ऑगस्टिन हिक्की, तो बहुत पहले का है, ठीक है, 10 साल पहले का है लगभग। फिर देखो संस्कृत कॉलेज आपका ये क्या है 1791, जोनाथन डंकन। कलकत्ता मदरसा 1781, वॉरेन हेस्टिंग्स फाउंडेड द मदरसा अलिया और द कलकत्ता मदरसा। एशियाटिक सोसाइटी कब है आपकी 1784, एशियाटिक सोसाइटी सपोर्टेड बाय द वॉरेन हेस्टिंग्स एंड द फाउंडेड बाय द सर विलियम जोन्स, सर रॉबर्ट, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये 1791 हो गया आपका और वो 1793, ये दो आपके उस पीरियड में फॉल किए, बाकी सब पहले के। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इज इंपॉर्टेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एज अ सेवरल रीजन। तो 1861 के बारे में जो आपके मेन जो रीजन है वो आपको याद रखने हैं। एक तो यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, सेकेंडली यहाँ पर क्या हुआ कि 1833 वाले एक्ट में जो आपके लेजिस्लेटिव जो आपके एक्ट है वो बनाने की जो पावर थी वो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से लेके किसको दे दी गई थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी से। इसे रिज्यूम किया गया वापस से कब, 1861 के एक्ट में। तो दिस वाज वर्क एज अ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, यू कैन से कि लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन हुआ था। प्लस इसमें बहुत जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम आया, तो पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी वर्क करता है इंडिया में। तो अगर आप देखोगे, इट गिव द फ्रेमवर्क टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हुज सर्टेन एस्पेक्ट हैव रिटेन्ड अप टिल नाउ। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे अभी डिस्कशन अलाउड नहीं था, किसको, बजट को लेकर डिस्कशन अलाउड नहीं था। ये डिस्कशन अलाउ कब करेंगे, 1892 में, ठीक है। लेकिन वहां पे वोटिंग अलाउ नहीं करेंगे। फिर वोटिंग कब अलाउ करेंगे आपका, बाद में जाके 1919 के आसपास जाके आपका वोटिंग अलाउ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कब अलाउ कर देंगे, 1909 में, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट है, इट लेट द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, करेक्ट है। पोर्टफोलियो सिस्टम करेक्ट है। इट जो अभी तक चीजें चल रही हैं दैट इज ओके। तो आंसर क्या हो गया आपका 1, 2 and 3। आंसर क्या हो गया आपका 1, 2 and 3। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एग्जीक्यूटिव फंक्शन देखो, 5th मेंबर वाज एडेड, नाउ देयर वर 5 मेंबर्स, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस, अ 6th मेंबर ऑफ द पब्लिक वर्क एडेड इन द 1874। पोर्टफोलियो सिस्टम देखोगे तो लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम। लेजिस्लेटिव पर्पस देखोगे तो काउंसिल वाज एनलार्ज, नाउ देयर वर टू बी बिटवीन द 6 to 12, ठीक है। देयर फंक्शन कन्फाइंड टू द लेजिस्लेटिव मेजर्स। लॉर्ड कैनिंग है नॉमिनेटेड द 3 मेंबर्स फ्रॉम द इंडिया ऑल्सो। तो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की भी बात हो रही थी, लेकिन लॉर्ड कैनिंग को नॉमिनेटेड द 3 मेंबर्स, जो कौन कौन से आपके, एक तो महाराजा पटियाला है, सर दिनकर राव है, एंड द राजा ऑफ द बनारस, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन द ब्रिटेन कुड ऑल्सो डिसॉल्व एनी एक्ट, ठीक है, कुड ऑल्सो डिसॉल्व द एनी एक्ट पास बाई द गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, गवर्नर जनरल ने क्या क्या पावर थी कि एनी बिल रिलेटेड टू द पब्लिक रेवेन्यू, डेट, मिलिट्री रीजन, ये सब जो भी है वो आपको गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है अगर, और उसके एक्सेंट के बिना पास नहीं हो सकते। द वायसरॉय हैड द पावर टू ओवररूल द काउंसिल इफ नेसेसरी, ठीक है। प्रेसिडेंसी में देखोगे तो दिस एक्ट, ये जो आपको अलग से रेड करके दिखाया, दिस एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर इन काउंसिल ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। एंड ये कब लिया गया था, 1833 में। दिस वाज द टेकन अवे
in 1833, but this was resumed in 1861. So this you have to remember. Legislative Council of the Calcutta had extensive power to pass the laws for the whole of the British India. New provinces भी establish किए गए थे. There was new provision made for the formation of the Legislative Council in the other provinces. और जो new provinces आपके थे could also be created by the legislative purpose and the lieutenant governor be appointed for them. And इसी की वजह से क्या हुआ था, आपका प्रोविंसेज इन द बंगाल इन 1862, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेज इन द 1886 एंड द पंजाब एंड द बर्मा इन 1897, ये सब आपको स्टैब्लिश किए गए थे. क्लियर है. तो 1861 में जो आपको मेजर जो चीज़ याद रखनी है, एक तो आपको ये जो रेड वाली है ये याद रखना है, प्लस आपको पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है. फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल फीचर ऑफ द वर्धा स्कीम एज आउटलाइन बाय द महात्मा गांधी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ठीक है. तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 7 years लॉजिकल है, ये तो बात की होगी. अगर महात्मा गांधी बात कर रहे हैं तो इसकी बात की होगी. इंग्लिश टू बी द प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक वर्धा कमेटी बन रही है, इंडिया की बन रही है, 1937 की बात हो रही है. हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि इंग्लिश को प्राइमरी मीडियम बनाया होगा? नो, लोकल लैंग्वेज है वो एक्चुअल में जब प्राइमरी रही होगी, तो ऑटोमेटिक दिस शुड नॉट बी करेक्ट एंड दिस इज द आंसर. ओके, दिस इज द आंसर. ये करेक्ट नहीं है तो यही ऑप्शन है, क्योंकि क्या पूछा है हमसे, नॉट करेक्ट. बाकी क्या है, टू बी सेल्फ सपोर्टिंग टू द एक्सटेंट ऑफ द कवरिंग द टीचर्स पे, प्रोसेस ऑफ द एजुकेशन टू सेंटर अराउंड सेम फॉर द मैनुअल एंड द प्रोडक्टिव वर्क इन द शेप ऑफ द क्राफ्ट. तो एक तरीके से इकोनॉमिक बेस्ड आपकी जो सिस्टम था उसको किया था. तो वो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो गया आपका, बी. वर्धा कमेटी जो है वो आप देख लो 1937, गांधी हैड पब्लिश आर्टिकल इन द हरिजन पेपर 1937. Based upon this article, an all India national education conference, that is the Wardha educational conference. तो अगर कभी केवल इसकी भी बात आती है, all India national education conference of 1937, then also we are talking about the Wardha committee and the president of this conference was the Gandhi himself. और इसमें क्या क्या बातें हुई, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द 7 years, मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, नॉट द इंग्लिश, मदर टंग. और ये हमने क्यों क्वेश्चन पूछा है अभी, क्योंकि अभी आपकी क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुई है, जहां पर भी अगर आप देखोगे तो लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की गई है. सो यूपीएससी कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. थ्रू आउट दिस पीरियड ऑफ द 7 years, द एजुकेशन शुड बी अराउंड द सम फॉर्म ऑफ द मैनुअल एंड द प्रोडक्टिव वर्क. फॉर दिस पर्पज द हैंडीक्राफ्ट मस्ट बी चोजन बेस्ड अपॉन द एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड. This system would generate the remuneration for the teachers also. ठीक है. फिर देखो इसके ऊपर क्या हुआ, एक कमेटी बनी जिसको लीड किया किसने, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो आपको बाद में क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट भी बनेंगे. और फिर उसमें क्या क्या डिसाइड हुआ, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 7 years, to formulate the scheme for the basic education, to develop the qualities of the ideal citizenship, provide the education through the sum of the form of the craft or the productive work. आपको जनरली क्या करना है, इसमें याद कैसे करना है, आपको याद रखना है कि इकोनॉमी को एजुकेशन से लिंक किया था, क्योंकि गांधी जो है उनका जो आपका थिंकिंग प्रोसेस, उनका थिंकिंग प्रोसेस ये है कि एक्चुअल में कोई भी एजुकेशन बिना इकोनॉमी के रन नहीं कर सकती. मतलब आपने जॉब तो लिया लेकिन आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, अब यू विल नॉट गोइंग टू सेल द पकौड़ाज ना, तो यू हैव टू गो फॉर द पर्टिकुलर थिंग कि हाँ आपको चीज़ें मिलनी भी चाहिए. ठीक है, आपको चीज़ें दिखनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो एजुकेशन, जैसे हमारी एक रिपोर्ट आती है कि जनरली जितना भी आपका इंजीनियर्स है या जो भी आपका बनता है आज के टाइम पे, जितने भी आपके इंजीनियर प्रिपेयर हो रहे हैं इंडिया में, जितने भी पास आउट होते हैं उसमें से ज़्यादातर जो है वो एक्चुअल में जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स है उसके हिसाब से फुलफिल नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है और जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें आपका क्या है, बहुत मिसमैच है. ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. ये गांधी का व्यू था, तो ये गांधी जी का जो व्यू था उस वजह से ये आपका क्या हुआ, वहाँ पे एजुकेशन जो आपका इकोनॉमी पार्ट है उसे इंट्रोड्यूस किया गया. देयर शुड बी नो प्लेस फॉर द इंग्लिश इन द बेसिक एजुकेशन. बेसिक एजुकेशन में नहीं है, बाद में कर सकते हैं. प्लस देयर वॉज द नो प्लेस फॉर द रिलीजियस एजुकेशन. जैसे ही ये आया कि देयर वॉज अ नो प्लेस फॉर द रिलीजियस एजुकेशन, ऑटोमेटिक मुस्लिम लीग क्या करेगी, इसको अपोज कर देगी. ठीक है. द स्कीम प्रोवाइडेड फॉर द फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड द स्टूडेंट टू टीचर्स वर फ्री टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड द requirement. The most important point was the economic goal of the basic education, which would develop by the manual handicraft of the children for a period of 7 years. Not accepted by the Muslim League for religious education was of the utmost important. जो आपका मुस्लिम लीग थी उसके लिए रिलीजियस एजुकेशन जो थी उस टाइम पे वो क्या थी, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस में थे, क्योंकि उनका जो पार्टीशन का जो गेम था जितना भी था वो सब चीज़ें रिलीजियस बेसिस पे ही वो प्ले कर रहे थे. पाकिस्तान जो आपका बना है पूरा वो किस पे बना है, रिलीजियस बेसिस पे ओनली. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है. तो इंडिया वुड आफ्टर द वॉर बिकम अ डोमिनियन विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. ना दिस इज करेक्ट कि
इसमें जो क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन के पहले क्या हुआ था, अगस्त ऑफर वगैरह आ गया था, ये सब चीज़ें आ गई थी। एंड अगस्त ऑफर के बाद आपका देखोगे तो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था। एंड उसमें अपोजिशन क्यों हो रहा था, इसके पहले क्या हुआ था, 30 आपके जो कांग्रेस के जो आपकी प्रोविंशियल जो आपकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। 7 जो आपके प्रोविंसेस थे वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। और उसका रीज़न क्या था, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया को इंक्लूड कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बिना इंडिया के जो भी आपकी मेजर पार्टीज़ हैं उनसे कंसल्ट किए हुए। तो इसकी वजह से बाद में फाइनली क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन जब फेल होगा तो क्या होगा, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी है। तो इसमें जो क्रिप्स मिशन है, इसमें बात की गई कि इंडिया वुड बिकम अ डोमिनियन। यहाँ पे पहली बार ऑफिशियली क्या है, डोमिनियन की बात आपने स्टैब्लिश कर दी थी। एंड राइट टू सेसीड जैसे ही उन्होंने बोला कि ये है आपको, तो इसका मतलब यहाँ पे लेटर फेज में किसकी बात कर दी गई है, सोवर्निटी की भी बात कर दी गई है। दिस इज करेक्ट। इंडिया विल हैव द राइट टू एंटर इनटू अ ट्रीटी विद एनी ऑफ द अदर नेशन ना, यहाँ तक करेक्ट। जब डोमिनियन हो गया, जब उसको इतना राइट है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहे ना रहे ये वो खुद डिसाइड कर सकता है, तो फिर वो बाद में वर्ड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नो दिस कैन नॉट बी देयर। ओके, सो दिस विल बी इनकरेक्ट। वहां पे उसके अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट विल बी द डोमिनियन जब आ जाएगा तो वो इक्वल स्टेटस पे आ जाएगा। ठीक है, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोज ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड। नो, यहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्टली इलेक्टेड की बात नहीं हुई थी। जो भी प्रोविंशियल इंडियन स्टेट में जो भी चीजें थी वो तो या तो नॉमिनेटेड थे, या फिर जो प्रोविंसेस हैं वही आपको क्या करेंगे, नॉमिनेट करके लोगों को चूज करके भेजेंगे। तो दैट वाज नॉट डायरेक्ट, दैट वाज समहाउ इनडायरेक्ट। तो आंसर क्या हो गया आपका, 1 ओनली। ठीक है, अब अगर इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग देख लें क्रिप्स मिशन में, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्रिप्स मिशन जो है आपका मार्च 1942 का है। सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन डोमिनियन, फ्रीडम टू रिमेन विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और टू सेसीड फ्रॉम इट, यानी एक तरीके से राइट टू सेसीड मिल गया है। ठीक है, इट वुड ऑल्सो बी अ लिटरेसी टू टेक द पार्ट इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑल्सो भी लिबर्टी टू टेक द पार्ट। ठीक है, लिबर्टी है इसमें। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड, मेंबर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एंड ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इनडायरेक्ट हो गया एक तरीके से। एनी प्रोविंसेस अनविलिंग टू ज्वाइन द इंडियन डोमिनियन, अ सेपरेट यूनियन प्लस सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। द ट्रांसफर ऑफ द पावर, अब इसमें ये भी याद रखना कि जो आपका ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जो भी प्रिंसली स्टेट थे उनके पास भी एक चीज़ थी कि वो चाहे तो ज्वाइन करें चाहे तो ज्वाइन ना करें। द ट्रांसफर ऑफ द पावर एंड द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज वुड बी सेफ गार्डेड बाय द नेगोशिएशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन द मीन टाइम अंटिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू द फोर्स, India's defense would be controlled by the British and the power of the Governor General would remain unaltered। तो जब तक ये चीज़ें नहीं आ जाती तब तक ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि ऑब्वियसली कौन देखेगा, ब्रिटिशर्स देखेगा। सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसका, फॉर द फर्स्ट टाइम किसकी बात हुई, इंडियाज राइट टू बी डोमिनियन। इंडियन कुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस राइट टू सीट की आपके बात हुई, और इसकी वजह से क्या हुआ, कॉमनवेल्थ इंडिकेट द फुल सॉवरेनिटी। इन द एंट्रीम पीरियड इंडियन वर गारंटीड फॉर अ गुड शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। रिस्पॉन्स क्या क्या आया इसका, आईएनसी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या रिस्पॉन्स किया, ये आपका प्री और मेंस दोनों सॉल्व हो जाएंगे इससे। ठीक है, अगेंस्ट द प्रोविंसेस राइट टू सेपरेटली फ्रॉम यूनियंस एज दिस वाज डैमेजिंग टू द नेशनल यूनिटी। अगेंस्ट द प्रोविंसेस राइट टू सेपरेटली फ्रॉम द यूनियंस, वही वाली बात है कि अगर इस तरीके की हम बात करेंगे तो एक तरीके से ये प्लान बालकान की तरह हो जाता कि सबको अपना अपना क्या चाहिए, एक यूनियन चाहिए। ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नर जनरल पावर बीइंग रिटेन्ड एज अगेंस्ट हिम बीइंग ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, इसको भी डिबेट था। प्लस क्या हुआ, लैक ऑफ द शेयर इन द डिफेंस, डिफेंस में कोई भी शेयरिंग नहीं कर रहे थे। नो कंक्रीट प्लान फॉर द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द पावर, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द पावर की बात नहीं हो रही थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं हो रही थी, अभी भी बात किसकी हो रही थी, डोमिनियन स्टेटस की। जबकि कांग्रेस की जो डिमांड थी वो 1930s की, 1929 लाहौर जो सेशन हुआ था उसके बाद से क्या हो गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मुस्लिम लीग में क्या था, अगेंस्ट द आइडिया ऑफ अ सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया, against the method of the constituent assembly's creation and also against the procedure to decide on the provinces accession to the Indian Union। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस हो, सबको क्या चाहिए था, कि यूनाइटेड चीज चाहिए थी। चाहे वो पाकिस्तानी हो तो वो भी उसमें क्या होगा, 7 से 8 या 13 के आसपास थी जो आपको प्रोविंसेस जो थे, ठीक है, वो आपको एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें और सेकेंडली जब अगर आप इंडियन कांग्रेस नेशनल कहोगे तो वो भी क्या चाहिए होगा, यूनिटी चाहिए होगा। केवल ब्रिटिश इंडिया वाला पार्ट नहीं चाहिए होगा, बाकी भी चीज़ें जो होंगी वो भी एक कलेक्ट होकर एक यूनिटी वाले की बात आ जाए। हिंदू महासभा एंड द लिबरल ने अपोज किया, क्यों, अगेंस्ट द राइट ऑफ द स्टेट्स टू द सेसीड। ठीक है, फिर देखो सिख, दे थॉट एनी पार्टीशन वुड लीव पंजाब इन द हैंड्स ऑफ द पाकिस्तान, कि अगर इस तरीके का कोई भी पार्टीशन होता है या कुछ भी होता है, जिस तरीके की बात कर दी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं क्रिप्स मिशन में ही एक तरीके से फ्यूचर का पाकिस्तान उन्होंने क्रिएट कर दिया था। डायरेक्टली उन्होंने नहीं किया था, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पाकिस्तान यहाँ पे ही प्रपोज हो गया था।
ठीक है। डिप्रेस क्लास देखोगे तो ऑब्जेक्टेड बिकॉज दे वर एप्रीहेंसिव अबाउट देयर स्टेटस इन द कंट्री डोमिनेटेड बाय द अपर कास्ट हिंदूज। महात्मा गांधी रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। तो दिस रिमार्क यू शुड रिमेंबर, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस डिस्कशन। इसके अलावा कोई डिस्कशन होता है, तैयारी करते रहो, और जितना भी क्वेश्चन आएगा अनुभव में आगे भी वो सारा क्या आएगा, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स हिस्ट्री वाला ठीक से रिवाइज करो, एंड बाकी बहुत सारे करंट अफेयर्स यहाँ से 100 क्वेश्चन जो भी होंगे, एक तरीके से 17 ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, तो 51, और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मल्टी उस पे हैं, ठीक है। तो इवन जो ऑप्शन भी क्रिएट हो रहे हैं वो ऑप्शन भी उन्हीं पर्टिकुलर करंट अफेयर्स से ही क्रिएट किए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपका रिवीजन काफ़ी कुछ हो जाएगा, बट स्टिल आप रिवाइज करो इसके लिए भी और यूपीएससी के लिए भी करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करो। 75 ईयर्स हो गया, 50 ईयर्स हो गया, 50 ईयर्स तो खैर क्या ही बचेगा मॉडर्न हिस्ट्री में, बट 75 ईयर्स, 100 ईयर्स, 125 ईयर्स, इस तरीके के जितने भी इवेंट्स हैं वहाँ पे अभी ज़्यादा फोकस करो। बाकी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उस पर अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन ईजिली सॉल्व कि हाँ ठीक है ये चीज़ें आएंगी, बट फोकस मेनली कहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पे 100 ईयर्स हुआ है, 75 ईयर्स लास्ट के टाइम पे। मैं लास्ट के 20 डेज की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि लास्ट के 20 डेज में अगर आपको हिस्ट्री रिवाइज करनी है, दैन यू शुड फोकस ऑन द इवेंट्स, एंड वो इवेंट्स क्या होना चाहिए, दे शुड बी मोन्यूमेंटल इवेंट दैट इज ऑन द 75 ईयर्स ऑन द वर्ज, और द 100, 125, 200, 250, 225, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं। या कुछ अगर आप मिडिवल में जाते हो तो 500 हो गया। कोई आपको मान लीजिए वेदांत देशिकन है, उनका पोस्टल स्टैम्प जो है वो आपका प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने रिलीज़ किया, तो अगर वो रिलीज़ किया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वेदांत देशिकन की वजह से वेदांत इंपॉर्टेंट हो गया। वेदांत देशिकन किसको फॉलो करते थे, रामानुज को फॉलो करते थे, तो ऑटोमेटिक वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अपना बिल्ड करना है, इस तरीके से आपको लास्ट का रिवीजन कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन, एंड हम अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट आपका जो आपका अनुभव है वो है आपको 19 सितंबर। जिसने नहीं दिया था इस बार वो भी दे, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इस पर। डिस्कशन अगली बार तुरंत ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।